हाय दोस्तों, जय हिंद। मैं सिट्टू कुमार अपना चैनल विशाल सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज से हम 10th का मैथ पढ़ेंगे जो 6 दिन का कोर्स होगा। ठीक है, इस 6 दिन में हम उन सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। और आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मेरा विश्वास बोलता है कि ये आएगा। लगभग हम 3 सालों से पढ़ा रहे हैं और ये गारंटी है कि इस बार आएगा तो आएगा। हाँ, ये जो बताए वो ना आए लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। लेकिन इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और अच्छा ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, लेकिन देखो पूरा फुल देखना वीडियो। ठीक है, तो आज हम वास्तविक संख्या मैथ का स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, समय कम है और वास्तविक संख्या हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो वास्तविक संख्या के बारे में सबसे पहले देखो, आपका जो लेसन है 1.1 उसमें कहता है आप किताब हो NCERT BTBC तो उसको देख लेना। क्वेश्चन तो हम लिख नहीं पाएंगे तो देख कर अपना किताब से समझ लेना। हम केवल बोर्ड पे उसका सॉल्यूशन दे देंगे और आप उस चैप्टर को करिएगा। ना हो तो वीडियो के लिंक में, मतलब वीडियो का जो कमेंट होता है उसमें भेज दीजिए कि इतना नंबर नहीं बना, तो हम उस पर फिर वीडियो बना के आपको डाल देंगे। जब टाइम मिला तब वीडियो बना करके हम डाल देंगे। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित संख्याओं का, जो संख्या दिया गया है आपको उस संख्या का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग करके। तो एल्गोरिदम का प्रयोग करके हमको HCF LCM ज्ञात करना है। तो आप लोग जो शुरू समय में पढ़े थे कि जो मसा ज्ञात करने के लिए पढ़े थे ना कि भाग लगा के देते हैं तो जो भागफल आता है फिर उससे भाग लगाते हैं, इस तरह से। तो सेम वही प्रोसेस है, बस इसमें नाम हम बदल देंगे। यहाँ पर हम ABC इस तरह से नाम धर देंगे। तो देखो, आप लोग पढ़े होंगे, पहले क्या पढ़े होंगे कि ये आप पढ़े होंगे। ठीक है, आपसे इस पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के भी पूछा जाता है। तो आपके सबसे पहला क्वेश्चन कहता है 1.1 का कि 35 और 225, 35 और 200 एक्सरसाइज 1.1 की हम बात करेंगे। तो इसका 1 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हमको कहता है कि 35 और 225 का कितना है, 135 है ना, 135 और 225 इसका भाग एल्गोरिदम विधि से, मतलब इसके प्रयोग करके हमको क्या ज्ञात करना है, मसा HCF ज्ञात करना है। तो आप 10th में पढ़े होंगे कि जो भाज्य बराबर भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल पढ़े हो। सेम उसी तरह से जो भाज्य है वह A है, और चूंकि भाजक और भागफल के गुणनफल तो B Q और प्लस में क्या लिखेंगे R, शेषफल को क्या करते हो, जोड़ देते हो, यही ना पढ़े हो। तो आपको हम BTBC ही पढ़ाएंगे। इस क्वेश्चन थोड़ा अगर हम दूसरा बुक पढ़ाएंगे तो टाइम निकल जाएगा। तो 6 दिन में हम देखिए कर देते हैं। तो आपको इसका देखिए कैसे बनाना है। तो जिसका मान ज़्यादा होगा वो A हो जाएगा और जिसका मान कम होगा वो कौन हो जाएगा, B हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, B हो गया, A हो गया। ज़्यादा मान है ना तो A हो जाएगा और कम मान है तो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। चूंकि A में B का भाग लगा रहे हैं तो आप रफ में क्या करिएगा कि 135 से भाग लगाइएगा 225 में। ठीक है, रफ में करना है। तो 1 से भाग लगेगा 135 तो कितना आएगा, 0 और 12 9 90 आएगा। फिर इसको आप A माने हो ना, चूंकि फॉर्मूला आप क्या पढ़े हो, चूंकि A बराबर क्या होता है, BQ प्लस R होता है ना। A का मान कितना है इसमें 225, भर दीजिए 225। अब B का मान यहाँ पे कितना है, ये B हो गया, ये देखिए। तो कितना हो जाएगा 135 और गुने Q का मान कितना है 1 और प्लस R का मान कितना है 90, भर दिए। अब भरने के बाद आप खूब पढ़े होंगे, 8 7 में खूब पढ़े होंगे कि इसको फिर घेरिए, इसको कहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, लिख दिए। इसको घेरिए, कितना सा एक मुहूर्त में लगेगा, कितना 90, घटाएंगे कितना आएगा 5 4 45 आ गया। अब इसको देखिए, इसमें A का मान क्या है 135 है, B का मान क्या है 90 है, और एक Q का मान क्या है 1 है, और R का मान क्या है 45 है। कोई दिक्कत? फिर अब क्या करिए, इसको घेरिए, फिर इसको लिखिए यहाँ पे 90, फिर कितना से 2 से लग जाएगा 90। जब तक 0 ना आए तब तक ले आगे की तरफ बढ़ते रहिए। 0 आ गया। अब आप इतना को देखिए, तो A का मान कितना है उसमें 90 है, और B का मान कितना है 45, और Q का मान कितना है 2, और R का मान कितना है 0।
तो जो बी के जगह पे जो मान आएगा वो हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF हम आपसे पूछे कि HCF क्या होगा, मौसा क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? 45 बोलोगे ना, क्योंकि बी की जगह पे कौन आया है? 45 आया है। हो गया 45 आंसर। क्या कोई दिक्कत? अब आगे देखते हैं। फिर अगला कहता है, फिर आगे कहता है कि परेड, हाँ परेड वाला एक क्वेश्चन है। देखिए 3 नंबर परेड का एक क्वेश्चन है। कहता है कि परेड का क्वेश्चन कहता है कि परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी है, टुकड़ी को 32 सदस्य में बांटना है। मतलब टोटल संख्या कितना दिया हमको? 616, और कितना लाइन में बांटना है? 32। तो एक आर्मी के बीचों बीच मार्च निकालना है, तो दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभों का मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? अधिकतम संख्या क्या होगी? HCF, महत्तम समाप्रवर्तक, इसे यही बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको ज्ञात करना है। तो चूंकि संख्या टोटल हमको कितना दिया है? 616 दिया है। कितना परेड में लाना है? 32 को बनाना है ना, तो हमको ए का मान कितना आ गया? 616, और बी का मान कितना आ गया? 32। अब सेम इसी प्रोसेस से बना लीजिए। ठीक है, बन जाएगा। अब आगे बात करते हैं 1.2 की। तो 1.2 में देखिए पहला क्वेश्चन कहता है 1.2 का 1 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको कुछ संख्या दे दिया है। जैसे 1.2 में आपको एक नंबर क्वेश्चन दिया है 140। इसको कह रहा है गुणनखंड के रूप में बांटे। तो गुणनखंड के रूप में बांटने का मतलब है कि आप इस संख्या को जितना बार हो सके, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बार में क्या कर दो? तोड़ दो। चलो 140 है ना, तो 140 लिखो, और 140 कितना से लगाया? 2 से लगाओ 70, 2 से लगाओ कितना आएगा? 35। अब कितना लगाया? 5 से, 5 सते 35। जितना बार में टूटा है उसको यहाँ पे लिखो 140 इज इक्वल टू 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 लिखोगे। लिख दिए। 2 कितना बार आया है? 2 बार, तो लिखो 2 के पावर 2। 5 कितना बार आया है? 1 बार, तो 5 के पावर 1। 7 कितना बार आया है? 1 बार, 7 के पावर 1। हो गया आंसर। गुणनखंड के रूप में बांटना है, हो जाएगा। 5 को क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा तेजी में चलेंगे, नहीं तो समय कम है, 6 दिन में ही कोर्स कराना है। देखो अगला क्वेश्चन, इसका एक फार्मूला होता है, ये मिटा देते हैं। आपको एक फार्मूला इसमें पढ़ना है कि वीडियो देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा नंबर एक फार्मूला पहले जान लीजिए। अगर दो संख्या आपको दे दे ए और बी, अगर पहली संख्या बराबर हम मान ले ए, पहली संख्या हम क्या मान ले? ए, और दूसरी संख्या क्या मान ले? दूसरी संख्या बराबर मान ले बी। दो संख्या मान लिए ए और बी। जब ए और बी संख्या मान लिए तो इन दोनों संख्या का गुणनफल, और इन दोनों संख्या का जो HCF और LCM ज्ञात करोगे उनके गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखना। अब यहां से आपको ए बराबर पूछे, ए बराबर क्या होगा? तो ए के गुना में बी है तो बी कहां चलाएगा? भाग में। HCF गुने LCM और बटा में क्या आ जाएगा? बी। फिर अगर मान लो यहां से हमको बी पूछे तो बी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? HCF गुने LCM बटा में क्या आ जाएगा? ए। अगर मान लो हमको HCF बराबर पूछे, HCF बराबर, तो HCF के गुना में LCM है तो क्या हो जाएगा? ए गुने बी और बटा में क्या आ जाएगा? LCM। अगर हमको LCM बराबर पूछे तो क्या हो जाएगा? ए गुने बी और बटा में क्या आ जाएगा? HCF आ जाएगा। इस तरह से आप फॉर्मूला यहां से समझ गया हो। अब जब समझ गया हो तो देखो क्वेश्चन अगला क्या कहता है। कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में HCF और LCM ज्ञात करो। जो युग्म दिया गया है, जो संख्या दिया गया है, उसमें आप HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसका जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर है कि नहीं है। मतलब ये सिद्ध करना है कि दोनों संख्या के गुना और जो HCF LCM ज्ञात किए उनके गुना के योगफल के बराबर, गुना का बराबर है कि नहीं है। ठीक है, एक तरफ पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुना करके लिखेंगे और दूसरी तरफ LCM और HCF के गुना करा करके लिखेंगे। इसके बाद हमको देखना है कि दोनों बराबर है या नहीं। तो देखो आपको पहला क्वेश्चन इसमें दिया है 1.2 का 2 नंबर, 1 नंबर तो बता चुके पहले।
दो नंबर कहता है कि पहले 26 और 91 है। कितना है? 26 और 91 है। तो 26 को सबसे पहले आप गुणनखंड के रूप में तोड़ दो, गुणनखंड के रूप में तोड़ दो। तो क्या तोड़ोगे? 2 गुने 13। अब 91 को तोड़ो, 91 को क्या तोड़ोगे? 13 गुने 7, 7 गुने 13 लिख देते हैं क्या? ठीक है। देखो अब गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका होता है कि जो पार्ट कॉमन हो, जो पार्ट कॉमन हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एचसीएफ कहेंगे। तो एचसीएफ क्या हो गया? 13, यही ना कॉमन है। लेकिन एलसीएम कहता है कि जो आप एचसीएफ कॉमन पार्ट लिए हो उसको भी लिखो। जो एलसीएम कहता है जो आप एचसीएफ कॉमन पार्ट निकाले हो उसको भी लिखो, और जो छूट गया है उसको भी लिखो। तो जो छूट गया है उसको भी लिख दिए। 93 91 दूनी कितना हो जाएगा? 182, यही ना आएगा? 93 91 2 9 दूनी 182। ठीक है। अब देखो, अब हमको कहता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या है क्या निकालो? गुणनफल। मतलब ये साबित करो कि ये होता है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या गुना कराओ, इसको और इसको गुना कराओ। क्या कराओगे? 26 गुने 91 और बराबर में क्या दिखाना है? 13 गुने, अरे एचसीएफ क्या है? 13 और एलसीएम क्या है? 182। ये दोनों के गुना करा के लिखना, बराबर है तो प्रूफ, कोई दिक्कत? गुना करा लेना अपना। क्या इसका 3 क्वेश्चन है, बना लीजिए एक ही दिन में। फिर अगला कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। गुणनखंड विधि के द्वारा, जो अभी इस तरीके से हम बनाए थे एलसीएम और एचसीएफ, उसी तरह से बनाना है। चलिए इसका एक क्वेश्चन बता भी देते हैं। तो 3 का 1 क्या कहता है कि दिया गया है आपको 12 15 और 21, ये 3 अंक दिया है। ठीक है, 3 अंक दिया है। इसका क्या करा है? गुणनखंड विधि से आप एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करो। तो 12 को पहले गुणनखंड के रूप में तोड़ दो, 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है। 15 को तोड़ोगे तो 3 गुने 5, और 21 को तोड़ोगे कितना आएगा? 3 गुने 7। ठीक, तीनों में क्या कॉमन है? 3। रुक तो एचसीएम को ज्ञात करना, तीनों 3 कॉमन है तीनों में, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या और कोई इसका इसमें कॉमन है? नहीं। इसका इसमें कॉमन है? नहीं। तो नहीं लिखेंगे, हो गया 3 एचसीएफ। कोई दिक्कत? एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम के लिए जो पार्ट कॉमन है एचसीएफ है उसको भी लिखो, और जो छूट गया है उसको भी लिखो। तो जो छूटा पार्ट यही ना है, इसको गुना करा के लिख दो, हो गया आंसर। क्या हम आपको केवल ट्रिक दे रहे हैं, केवल समझा रहे हैं, आप गुना भाग खुद से करना। ठीक है, लेजी मत बनना, गुना भाग जरूर करना। आगे देखिए, फिर कहता है हमको कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहता है 306 और 657 बराबर 9 दिया है। मतलब एचसीएफ इस तरह से है, मिटा लेते हैं थोड़ा। ठीक, 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर कहता है कि एचसीएफ बराबर कितना दिया? एचसीएफ के ब्रैकेट में दिया है 306 657 बराबर 9, ये दिया गया है। और हमसे पूछता है कि एलसीएम 306 657 बराबर वाट पूछ रहा है हमको। ए का मान इसमें दे दिया है, क्लियर कर रहा है कि ए बराबर 306 है, बी बराबर कितना का है? 657, और एचसीएफ हमको दिया है, कितना दिया है? 9। एलसीएम का फॉर्मूला क्या पढ़े हो? बताया ना, हम क्या बताए थे? ए गुने बी और बटा में एचसीएफ। मान भरो, गुना भाग कर लो, बना लो ना, बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। कहता है हमसे एक इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट। ठीक, देखो, और देखो आपसे क्वेश्चन एक पूछता है कि सिद्ध करे कि √3 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, √7 अपरिमेय संख्या है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर मान लो हमसे पूछता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो साबित करना है √3। हमको क्या साबित करना है? कि √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। साबित करना है कि कैसे है यह अपरिमेय संख्या। तो साबित करना है, तो सबसे पहले साबित करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि लेट मान लेते हैं। ठीक है, लेट माना √3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब कोई भी परिमेय संख्या होता है तो उसको हम लोग p/q के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो √3 बटा 1, √3 नीचे 1 छुपा होता है ना, इसको क्या हम p/q लिख सकते हैं।
और P और Q के बीच में Q के बीच एक उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, ठीक है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। अब देखो जब P बाई Q के रूप में हम लिख दिए तो इसको क्या करते हैं कि स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, √3/1 का वर्ग बराबर P/Q का वर्ग। इसका वर्ग करोगे तो 3/1 और 1 का वर्ग तो 1 होता है, और P²/Q²। क्रॉस गुना कराओगे तो क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना कराओगे तो क्या हो जाएगा P², इसको इससे गुना कराओगे क्या हो जाएगा 3Q², ठीक है। अच्छा P² बराबर 3 से क्या है, 3 से विभाज्य है, तो P भी 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा, ठीक है। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे कि P बराबर 3K मान लेते हैं, ठीक है। P बराबर क्या मान लिया हम, 3K मान लिए। अब क्या इसको यहाँ पे लिख देते हैं लेट माना, ठीक है। अब दोनों तरफ इसका भी क्या करना है, वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, P² बराबर 3 का वर्ग करेंगे तो 3 3 के 9 K² होगा, ठीक है। P² का मान कितना है 3Q², तो क्या लिखेंगे 3Q² = 9K², ठीक है। 3 से 3 कैंसिल होगा 9 तो 3 आएगा, तो Q² बराबर 3K², ठीक है। तो Q² बराबर 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा, और Q भी 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा, ठीक है। इसी प्रकार से जिस तरह से इसमें P 3 से विभाज्य है और P भी 3 से विभाज्य है, उसी तरह से Q² 3 से विभाज्य है और Q भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। इसी प्रकार P और Q के बीच एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है जो संभव नहीं है, अतः √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, एक परिमेय संख्या नहीं है। जब यहाँ एक परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है, हो गया प्रूफ, कोई दिक्कत। देखो अब ये √3 का रहा, ये आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब आपको यहाँ पर कहेगा क्या कि यहाँ पे लगा देगा 6 √3 ये क्या है, अपरिमेय संख्या, इसको साबित करना है। 6 √3 अपरिमेय संख्या है, साबित करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेम आपको सही लेना है, √3 को ही परिमेय संख्या सिद्ध करो, √3 को ही सब चीज करो, यहाँ तक √3 को ही करो। लेकिन यहाँ पर जो आप लिख रहे हो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः ये एक अपरिमेय संख्या तक, ठीक है। फिर यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर जो आप लिखे थे कि 6 √3 को साबित करना है, तो इसके लिए एक लाइन क्या बढ़ जाएगा कि ये तो परिमेय है और ये क्या है, अपरिमेय है, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुना क्या होगा, अपरिमेय होगा। अगर इसको साबित करना है तो आपको यहाँ पर लिखना है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय होता है, बस इसको लिख दीजिएगा तो यू वाला साबित हो जाएगा। अगर जोड़ है तो सेम वही बात, एक परिमेय एक अपरिमेय का जोड़ अपरिमेय होता है। अगर एक घटाव है तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का घटाव हमेशा अपरिमेय होता है। कुछ नहीं करना है, इतना पॉइंट आज के लिए इतना ही टेलर है। अगर वीडियो अच्छा रहा, लाइक अच्छा रहा, तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे और कल बहुपद स्टार्ट करेंगे, छोड़ना नहीं है। ये आज फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट होता है, आप बनाइएगा, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।